हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको एसबीआई पीओ की डिटेल स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है। आपका नवंबर स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा और उसके बाद आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है जो आपको ना केवल प्रीलिम्स क्लियर करवाए बल्कि मेंस भी क्लियर करवाए। तो वहीं पे मैं आपके लिए एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जिसमें आप प्रीलिम्स की भी तैयारी करेंगे और मेंस की भी तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई पीओ का एक ऐसा एग्जाम है जो आपके बाकी सारे एग्जाम्स, आईबीपीएस के एग्जाम्स या आरआरबी के एग्जाम्स के तुलना में सबसे टफ आता है। तो जहां आपकी प्रीलिम्स की बात है वो भी बहुत टफ लेवल का रहेगा और मेंस भी बहुत टफ लेवल का रहेगा। बट यहाँ पे डरने की बात नहीं है। टफ जो एग्जाम है वो सबके लिए टफ रहेगा, सिर्फ आप अकेले के लिए टफ नहीं रहने वाला है और उसकी कट ऑफ भी कम जाती है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जितना ज्यादा हम स्कोर कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम जितना अच्छा स्कोर करेंगे हमें जो इंटरव्यू फेज रहेगा उसमें अगर हमारा थोड़ा कम भी स्कोर रहा फिर भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमें मेहनत पूरी करनी है। एंड में अगर एग्जाम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे आ गया तो फिर हम ठीक है, हमारे पास ये रहेगा कि हमने तो अपनी पूरी मेहनत करी और वो अगर अनएक्सपेक्टेड रहेगा तो सबके लिए रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें जो प्रिपरेशन रहेगी वो हमारी मेंस ओरिएंटेड रहेगी, क्योंकि अगर हम मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। वही आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन से ही आपका डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हो जाएगा। प्लस आपका इंग्लिश की जो अगर आप इंग्लिश अच्छे से करते हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है और वो आपको हेल्प करता है रीजनिंग के लंबे लंबे पजल्स को कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में। और प्लस आपका जो क्वांट्स का है उसमें भी जो लंबे लंबे डीआई आते हैं इंटरप्रेट करने, डेटा को इंटरप्रेट करने में भी आपको इंग्लिश बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, प्लस आपका जीए में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो उसको पढ़ने में भी इंग्लिश आपकी हेल्प करता है। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको जो सोर्स बता रही हूँ वही सोर्स आपको एट द एंड, मतलब कम से कम आप 7 दिन या 10 दिन ले लो, बट उसके बाद मेरा वाला बताया हुआ सोर्स आपको स्टार्ट कर देना है पढ़ना। आप स्टार्टिंग में द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हो, बट एट दी एंड मतलब 7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको लाइव मिंट स्टार्ट करना है। लाइव मिंट एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके एडिटोरियल्स बहुत मतलब काफी टफ इंग्लिश उसकी रहती है और आपको पता है इंग्लिश स्कोरिंग है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर मैं पिछले बार का रिव्यू मुझे याद है, मैंने जब बात की थी स्टूडेंट से तो उनका यही कहना था कि इंग्लिश इजी आई थी। अब इंग्लिश जब इजी आ रही है तो हो सकता है इस बार टफ भी आ जाए, तो इंग्लिश में हमारी पूरी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ लाइवमेंट पढ़िए। लाइवमेंट का पढ़ के आपको बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आएंगी स्टार्टिंग में, बट पढ़ते रहिए, फिर भी पढ़ते रहिए। जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश कीजिए। 4 एडिटोरियल्स डेली के पढ़ने, उसमें से एक एडिटोरियल को खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि अगर इस एडिटोरियल को मुझे समराइज करना होता है या अपने वर्ड्स में लिखना होता, उसमें थोड़े से थॉट्स अपने डालने होते, तो मैं इसको किस तरीके से लिखता। डेली का एक एडिटोरियल आपको लिखना है, ठीक है, खुद से लिखना है। इससे आपकी डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहें तो कंप्यूटर पे लिखिए, लैपटॉप पे लिखिए, उससे और ज्यादा फायदा होगा। आप टाइपिंग करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहां टाइपिंग करनी है जाके, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आपकी इंग्लिश प्लस डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको आरसीज की प्रैक्टिस करनी है। आरसीज के लिए आप कोई बुक परचेज कर सकते हैं, कैट लेवल की बुक परचेज कर सकते हैं आप, जिसमें आपको टफ लैंग्वेज मिलेगी, जिसको आपको कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होगा और आंसर्स निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आरसीज के लिए एक बुक परचेज कर सकते हैं। प्लस जो दूसरे आपके टॉपिक्स हैं जैसे एरर्स है, वर्ड स्वैप है, सब्स्टिट्यूशन है, पैरा जम्बल्स है, पैरा कंप्लीशन है, और भी कई कई न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स से थोड़े ऊपर वाले ही लेवल के हैं, मेंस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपके प्रीलिम्स के ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन आपकी नहीं रिक्वायर्ड होगी। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं ना तो आपको जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ने की। हाँ, प्रीलिम्स के आप मॉक टेस्ट देते रहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट के प्रीलिम्स आने वाला होगा, 15 दिन रहेंगे, तो मैं आपके लिए एक और स्ट्रैटेजी लेके आ जाऊंगी जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगी, जब आपको मेंस की प्रिपरेशन ड्रॉप करनी रहेगी। लेकिन तब तक आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एट दी एंड मेंस की प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी। ठीक है,
या तो आप कोई बुक परचेज कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं बहुत सारे टीचर्स, उसको आप पॉज कर करके वो वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों सोर्सेज हैं आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैं आपको बताती हूँ, पजल्स से एग्जाम भरा रहता है, लेकिन पजल्स बहुत सारे, मतलब आपको मैक्सिमम पजल्स ऐसे मिलेंगे जो नॉट डूएबल है। ठीक है, मतलब जो आप नहीं कर पाओगे विद इन टाइम फ्रेम। तो आपको वो 1 या 2 पजल्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो डुएबल हैं, जो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल के हैं, और वो पजल्स आपको बनाने हैं। तो उनको बनाने के लिए भी पजल्स बनाना तो आना ही चाहिए, तो पजल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरी चीज जो आपको रीजनिंग के पेपर में अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकती है, वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो ज्यादा से ज्यादा टफ कितना ही कर लो लेकिन फिर भी थोड़ा सा डुएबल होता है। बाकी सारे क्वेश्चंस भले ही कितने टफ हो जाएं, आपको थोड़े बहुत नंबर लेके दे सकता है। शुरू में लगता है कि यार मैम एक्यूरेसी नहीं बनती, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट हमारा हमेशा गलत ही जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, बट क्रिटिकल रीजनिंग, मार्क माय वर्ड, बहुत अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। डेली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से अपने आप एक्यूरेसी डेवलप होगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, तो पजल्स में भी मेरा यही कहना है कि आप पजल्स मेंस लेवल की करो। ठीक है, मेंस लेवल के 50% आप मेंस लेवल के करो, 50% प्रीलिम्स लेवल के। प्रीलिम्स लेवल के भी टफ वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप आईबीपीएस पीओ वाले लेवल के नहीं करेंगे। एसबीआई पीओ का अलग लेवल है, थोड़ा सा हाई लेवल है आईबीपीएस पीओ से भी, तो हाई लेवल के ही आपको पजल्स करने हैं। शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, कम पजल्स कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे काउंट बढ़ने लगेगा। बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से। आपको मेंस में जाके सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने, थोड़े बहुत ही करने हैं, और वही आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, मेरे 30 नंबर खुद मेरे कट ऑफ से ज्यादा आए थे, तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप जो इजी क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, उनको पिक करके उनको सॉल्व कर लेते हो। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो आपका मिसलिनियस वाला सेक्शन है, जो आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, और इनइक्वालिटीज है, सिलॉग्स है, इसके भी आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कोडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं क्वांट्स की। अब क्वांट्स ऐसा है, मतलब मैंने पिछली बार भी जब रिव्यू लिया था तो उसमें यही था कि क्वांट्स बहुत टफ आती है, मतलब मुश्किल से लोग 2, 3, 4 क्वेश्चंस बना पा रहे थे। तो क्वांट्स इस लेवल की आ रही है। अब मैंने ये भी सुना था कि उसमें जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा डुएबल था, उस एक नंबर सीरीज की टाइप के क्वेश्चन में आपका नंबर सिस्टम, मतलब मैंने जो सुना था कि नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन था उसमें आपका नंबर सिस्टम प्लस आपका क्वाड्रेटिक, मतलब सारे कंसेप्ट उसी एक क्वेश्चन में मिक्स, तो कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपके जितने अच्छे बेसिक्स होंगे ना, कैट में भी इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो भी कर रखे हैं, मैंने कैट की भी प्रिपरेशन कर रखी है। उसमें यही होता है कि आपके बेसिक्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना, आप उतना अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे, क्योंकि ज्यादातर यही होता है क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है। तो जब क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए बहुत अच्छे खासे बेसिक्स। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं क्वांट्स के, जैसे कि आपका परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, उसके बेसिक्स से स्टार्ट करो। आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद उसके मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करो, प्लस उसकी डीआई स्टार्ट करो। लेकिन बेसिक्स पे बहुत काम करो। ठीक है, वहां पे जाके आपको 5-7 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, लेकिन वो भी क्वेश्चंस कम से कम आप इतना कॉन्फिडेंस हो आपको कि जो मैंने बनाए हैं वो 101% सही रहेंगे। और अगर आप अपने फाउंडेशन पे ज्यादा मेहनत करते हो, अपने बेसिक्स पे ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो वहां पे क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा आपसे बनेंगे। ठीक है, क्वांट्स में और आप देखो, क्वांट्स यही है कि आपको जितने नंबर, आप जितने थोड़े बहुत जितने नंबर मिल सकते हैं उतने आप उठा लो वहां से। ठीक है, तो उसके लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होना इम्पोर्टेंट है। और जो नई टाइप की डीआई आती है उससे डरो मत, जैसे फनल टाइप की आ रही है, ठीक है, और भी कई टाइप की नई टाइप की डीआईज आ रही हैं, लाइन ग्राफ्स आ रहे हैं, उससे डरना नहीं है। जो डीआई जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखती है वो उतनी इजी होती है। बस यही है कि हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। तो इंटरप्रेटेशन तभी अब अच्छा होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, एट दी एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको एग्जाम में उतना ज्यादा नंबर दिलाएगी। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में बात करते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में भी मुझे याद है कि
बहुत टफ लेवल की जनरल अवेयरनेस आई थी, मतलब लोग अफेयर्स क्लाउड करके गए थे, उसके बाद भी दे वर नॉट एबल टू सॉल्व मच क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अफेयर्स क्लाउड आप पढ़ सकते हो, आप दूसरे भी कई सारे सोर्सेज हैं जहां से पढ़ सकते हो, लेकिन डिटेलिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मतलब आपको एक एक चीज, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वन लाइनर्स नहीं पूछ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड में आपको एक न्यूज में से तीन फैक्ट्स पे वो आपको क्वेश्चन करेंगे। तीन फैक्ट्स में से एक भी अगर आपको नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत गेस वर्क करना पड़ेगा, जहां पे आपका थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप जो है डिटेल में जनरल अवेयरनेस को पढ़ो। जो भी हो रहा है न्यूज़पेपर रॉ फॉर्म में पढ़ोगे ना तो चीजें रिटेन नहीं कर पाओगे, इसलिए कंपाइलेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कंपाइलेशन पढ़ोगे तो इसमें ये होगा कि आप बाद में जाके रिवाइज कर सकते हो। तो कंपाइलेशन से ही पढ़ना है एट दी एंड, बट आपको रिवाइज बहुत ज्यादा करना है, ठीक है, रिवाइज बहुत ज्यादा करना और डीप में पढ़ना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर की बस हेडलाइन पढ़ी या हेडलाइन के नीचे भी बस एक पैराग्राफ पढ़ लिया और हो गया, नहीं, आपको डिटेलिंग पढ़नी है, आपको उसका स्टैटिक भी पढ़ना है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसकी या किसी कंट्री की बात हो रही है तो कंट्री की करेंसी कौन सी है, उसका हेडक्वार्टर, उसका कैपिटल क्या है, सारी चीजें आपको स्टैटिक वाली भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर किसी स्टेट की बारे में बात हो तो उस स्टेट में कितने क्या नेशनल पार्क्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं एसबीआई पीओ के एग्जाम की। बस आपको एक चीज याद रखनी है, एग्जाम कितना ही टफ क्यों ना हो जाए उसकी कट ऑफ उतनी ही ज्यादा कम जाएगी, ठीक है। बस फोकस आपको इतना करना है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। टफ क्वेश्चंस होते हैं तो भी थोड़े बहुत डुएबल क्वेश्चंस डाले ही जाते एग्जामिनर द्वारा कि ये बच्चे कर पाएंगे। बस बच्चों को ये ढूंढना पड़ जाए, इसीलिए वो थोड़े टफ क्वेश्चंस के बीच में एक मॉडरेट क्वेश्चन डाल देते हैं। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है कि चाहे कितना भी टफ एग्जाम आ जाए मुझे आएगा, क्योंकि मैंने उस लेवल की तैयारी की है। इसीलिए टफ टाइप के क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा हैवी हाई लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, देखो मॉडरेट क्वेश्चंस मत करो, मैं कह रही हूं ना आपको। आप अगर कोई बुक भी परचेज करते हो तो उसमें दिए रहते हैं लो लेवल के क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, भागो मत उनसे। ये ना हो कि आप लो लेवल और मॉडरेट कर लिया, आप हाई लेवल हम कर ही नहीं रहे, हम टाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद करा है ये, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, हाई लेवल के मैं छोड़ देती थी या एक दो करके छोड़ देती कि यार छोड़ो, बन ही नहीं रहे। लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके ही आप इस एग्जाम के को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम उतने हाई लेवल का आपसे कॉम्पिटेंस मांगता है। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जहां पे भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश पूरी करूंगी। और अगर मुझे लगता है कि वीडियो लेके आना चाहिए तो उस पर वीडियो भी बना दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।